Hello students, let's start our next topic, property of charge. चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? बेसिकली चार्ज की थ्री मेन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम कॉलम लॉ या कुछ हम अप्लाई करें इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, तो हम बात कर लेते हैं कि चार्ज को कितना बड़ा माना जाता है। तो चार्ज जो है ना कितना लार्ज रहेगा, तो उसको चार्ज जो है वो चार्ज हमारे पास बेसिकली एक पॉइंट चार्ज माना जाएगा। पॉइंट चार्ज मीन्स कि दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मच स्मॉलर है, मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू साइज ऑफ चार्ज। यानी चार्ज का साइज काफी स्मॉल है, डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल वी टेक ए चार्ज q and q1 and q2, it may be q and q, ठीक है। it may be the all charge content of body assumed to be concentrated at one space, एक सिंगल पॉइंट पे ही चार्ज रहेगा। तो बेसिकली फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास किसी भी आपका हम चार्ज जो डिस्कस करने आ रहे हैं यहाँ पे जो चार्ज है, और बेसिकली हमारे पास हमने प्लस वन क्लास में स्टडी किया था कि मास, यानी मास और चार्ज में डिफरेंस क्या है। तो हमने देखा है कि कोई भी एक मैटर है तो उस मैटर के पास हमारे पास क्या होगा, एक तरह से चार्ज होगा और एक मास भी होगा। तो चार्ज हर केस में नेसेसरी नहीं है कि इफेक्टिव चार्ज के नेट चार्ज हो, ठीक है। नेट चार्ज आप अच्छे से समझते हो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वन टाइप ऑफ चार्ज। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक प्रकार का एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसी टाइप का वो चार्ज ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो मेन डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, मैटर के अंदर, अब मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी हमारे पास मैटर होगा उसका मास होगा। मास ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। बट चार्ज के केस में आप देख चुके हो, इट मे बी रिपल्सिव इन द केस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज। दूसरा हम बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट चार्ज हैव obviously mass, यानी दिस इज मस्ट कंडीशन, चार्ज शुड हैव मास, but every mass have a charge, this is not necessary, this is not necessary। नेट चार्ज होना जरूरी नहीं है उसके ऊपर। तो हमारे पास उसके पास क्या होगा, चार्ज जो है उसके पास मास जो होगा ये मस्ट है। तो जैसे कि न्यूट्रॉन लिए हमने, इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये कुछ चार्ज के मिले। वी कैन डिटरमाइन द टोटल चार्ज सिंपली एडिंग। वी आर डिस्कसिंग हियर additivity of charge, we are discussing here additivity of charge। this is the first property of charge। first property of charge is additivity of charge, additivity of charge, additivity of charge। पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या रहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो टोटल चार्ज रहेगा वो टोटल चार्ज सिंपली अलजेब्रिक सम ऑफ, मैं ये रफ कर देता हूं क्योंकि ये फिर नेक्स्ट स्लाइड पे भी विजुअलाइज होगा, तो इसलिए तो टोटल चार्ज शुड बी सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। जैसे कि एक सिस्टम अज्यूम कर लिया, उसके अंदर चार्ज कितने हैं, Q1 Q2 Q3, then total charge will be Q1 plus Q2 plus Q3, okay, that's the total charge। सिंपली हम उसका अलजेब्रिक सम हम कर देंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज सिस्टम का वो हमारे पास क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक एटम है, एक एटम से आपका दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे कि यहां से इन्होंने ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इन्होंने गेन किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जिसने गेन किया वो पॉजिटिव आपका जो है चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज हम एग्जांपल्स के तौर पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि मैं इसके लिए एक ले लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एटम के केस में लिया था हमने। इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सिमिलरली सेम है, ठीक है। 20 मान लीजिए
20 मान लीजिए, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास, उसके पास कितने हैं, आपके प्रोटॉन जो है वो 10 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है। तो टोटल चार्ज मान लीजिए कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, कितने ट्रांसफर हो गए, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो बाद में ट्रांसफर होने के बाद टोटल सिस्टम का चार्ज पहले कितना था, टोटल सिस्टम का टोटल चार्ज था नल, क्योंकि हमारे पास 20 और 10 यानी आपका -30 इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन 30 थे, ठीक है, और भी आपके 30 थे। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद टोटल चार्ज कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 18 यहाँ पे रहेंगे और आपका 12 यहाँ पे होंगे, बाद में भी 30 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो सिस्टम का है वो कंजर्व रहता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज वुड बी कंजर्व। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। वी टेक अनदर वन एग्जांपल्स। जैसे कि कोई भी एग्जांपल हमने लिया है कि हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो जैसे ही कि हमारे पास जो एक तरह से जो न्यूट्रॉन डिकम्पोज होता है तो उससे काफी ज्यादा जो एनर्जी इंटीग्रेट होती है, आपका इंटरेक्ट होती है, काफी ज्यादा एनर्जी उससे रिलीज होती है। तो न्यूट्रॉन के डिके में आपका प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन आपके कन्वर्ट होंगे। न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज था और उससे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, तो अब रिजल्टेंट चार्ज क्या रहेगा दोनों के पास, 0। तो चार्ज बिफोर एंड आफ्टर creation is equal, that is conservation of charge, that is conservation of charge. Next property is quantization of charge, most important. This property of charge is most important, quantization of charge, यानी total charge in a system, total charge in a system is a free charge or integral multiple of basic unit of charge. किसी भी चार्ज के अंदर जो टोटल जो फ्री चार्ज रहेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मान लीजिए इसका फॉर्मूला ये, मान लीजिए हमारे पास की 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी भी हमारे एक ऑब्जेक्ट के पास, टोटल इलेक्ट्रॉन फ्री है 4, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है हमारे पास। तो हम एग्जांपल के तौर पे 4 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन पे आपका जो है -1.6 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितनी है 1.6 10 की पावर आपका -19 कूलम, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमें फाइंड आउट करना है किसी भी सिस्टम में, तो दैट्स इज Ne, n मतलब इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या और E की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो वैल्यू ऑफ E दिस वन, सो वी कैन टेक दिस and there are some numerical on that quantization of charge came into a competitive exams and as well as a board examinations. So let's continue it. So total हमारे पास ये इंटीग्रल मल्टीपल के कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, उन्हें भी आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वैल्यू जो रहेगी E की आपका ये 1.6 एग्जैक्टली 1.6 ही लेंगे, ठीक है। 1.602 इतना हमें फर्दर हमें जो है अज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो सबसे पहले सजेस्ट किया था जिसने इलेक्ट्रोलाइट जो एक तरह से डिस्कवर किया था, तो ये हमारे पास फ्राडे साहब ने किया था। तो फ्राडे ने हमारे पास जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सबसे पहले जो है ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था। उसके बाद जो है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ये इसकी जो यूनिट है वो क्या अज्यूम की गई, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं चार्ज की यूनिट कूलम बोलते हैं, तो कूलम कैसे इसकी यूनिट रखी गई, तो हमारे पास जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो सबसे पहले बताया कूलम ने। कूलम का पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ये फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और उन्होंने अपने नाम के अनुसार कि एक कूलम चार्ज की यूनिट बना ली गई और वो यूनिट है हमारे पास कूलम, ठीक है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए -1 कूलम अगर हम बात करें, -1 कूलम की बात करें तो -1 कूलम हमारे पास जो रहेगा वो उसमें 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारे पास क्या रहेंगे 1 कूलम चार्ज ऑब्जेक्ट हम उसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है चार्ज ऑब्जेक्ट है
और उसका चार्ज कितना है -1 कूलम उसे कहेंगे जिसके पास 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपके हैं। तो ये हमारे पास इसी के अनुसार ये यूनिट रखी। कूलम ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कुछ सिमिलर चार्ज है, सिमिलर वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हम डिसिमिलर जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ जैसे स्फीयर लिए दोनों पॉजिटिव चार्ज के थे और उन्होंने एक फिर नेगेटिव चार्ज का लिया, सो दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन से हम लेके चल रहे हैं और मान लीजिए कि इनके बीच में अगर एक स्फीयर को बढ़ा ले, ठीक है, मतलब ये इक्वल अमाउंट के थे, अगर एक स्फीयर का जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, मतलब एक तो उसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब उस पे 5 कूलम 6 कूलम जैसे कि बड़ा नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो कॉलम लॉ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉलम लॉ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है, तो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। तो यहां पर हम बात करते हैं बेसिकली कि इस जो यूनिट को अगर डिकम्पोज करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला बना है, ठीक है, कॉलम्स ला के दोनों स्टेटमेंट के अनुसार ये फॉर्मूला बना है कि जो फोर्स रहेगा वो फोर्स दो चार्जेस के बीच में के Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 आपका चार्ज है, Q2 दूसरा सेकंड वन चार्ज है, R दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो स्क्वायर है, और K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कांस्टेंट है इसको, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर आपका 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले में Q1 Q2 की दोनों की वैल्यू 1 कूलम लेते हैं, R दोनों को 1 मीटर दूरी पर रख देते हैं, तो उनमें कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा हमारे पास 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन, ये फोर्स लगेगा इनके बीच में। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं Q1 की, Q2 की 1 और यहाँ पे 1, तो K की वैल्यू क्या है 9, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक है। तो 1 कूलम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, 1 कूलम को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास दो चार्ज 1 मीटर की दूरी पे रखें, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और वो सेम पोलैरिटी है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज के हैं, अगर उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन रहता है, दैट विल बी 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इस K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ K, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको कूलम कांस्टेंट भी बोल देते हैं। और यहाँ पे 1/4 आपका जो 4πε0 जो वैल्यू है ε0, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये रहेगा भाई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 8.8 10 की पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कॉलम स्क्वायर इसकी वैल्यू रहती है। तो ये बेसिक्स वैल्यूज है, सिंपली हमें पुट करना है कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली आपको याद रखना है F = K Q1 Q2 और हमारे पास K की वैल्यू ये हो जाएगी ε0 आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी दो चार्ज बिल्कुल वैक्यूम में रखे हैं, फ्री स्पेस में रखे हैं, तब ये वैल्यू रहेगी। और ε0 की SI यूनिट आप ध्यान रख लें कि आपका जो है ये कॉलम स्क्वायर कॉलम पर रहेगा और ये वैल्यूज इसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने K की वैल्यू। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज को हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, एक चार्ज Q1 है, ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव पोलैरिटी का है और ये हमारे पास क्या है, ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी का है, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या रहेगा F12, इसको अच्छे से समझना है, F12 क्या है, F12 का मतलब फोर्स ऑन वन,
पहले पे दूसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स। तो पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो पहला चार्ज ये है, तो दूसरा चार्ज इसके ऊपर कैसे लगाएगा, फोर्स ऐसे लगाएगा। तो इसी प्रकार ये वैल्यू रहेगी F12 की वैल्यू, डायरेक्ट वेक्टर है फोर्स, ये डायरेक्शन रहेगी। ये एग्जाम्पशन हम लेके चलते हैं। दूसरे केस में मींस हम बात कर रहे हैं F21। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। Q2 को इस तरह कर लेंगे, ठीक है, जैसा कि Q1 है, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिपल्जन आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से अकॉर्डिंग लिख देते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास R1 R2 जो है ये पोजीशन वेक्टर है, और R1 जो है ये भी पोजीशन वेक्टर है Q1 और Q2 चार्जेस के। Q1 Q2 चार्जेस को हमने प्लेस किया, Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 मतलब ओरिजिन से जो है जो दूरी है। R2 जो है वो O से Q2 के बीच का जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है या पोजीशन कह सकते हैं, जो दूरी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर है R1 और R2, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डायरेक्शन क्या आएगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मतलब आपका 2 पे पहले के द्वारा लगाया गया फोर्स, इस तरह से लगाएगा, 2 के पहले द्वारा लगाया गया फोर्स, तो डायरेक्शन क्या आएगी इसमें, डायरेक्शन आएगी 1 से 2, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ पे R12 भी लिख सकते हैं, R21 भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे हम एब्रिविएशंस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं और लेट्स कंटिन्यू इट विद डेमोन्स्ट्रेशंस। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर R12 R2 माइनस R1, ये हमारे पास कंडीशन रहेगी, ठीक है। जब 0 से ग्रेटर देन है, 0 से लेस देन है, तो ये आपके डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखें R12 का मतलब क्या है कि वेक्टर लीड फ्रॉम चार्ज 1 टू 2, यानी हमारे पास चार्ज 1 से 2 की तरफ जाएगा, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। इसकी वैल्यू क्या है, अपोजिट है हमारे पास R21 के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 एंड R212 इज डिनोटेड बाय, इनकी मैग्नीट्यूड सिंपली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमने सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और डायरेक्शन हमारे पास 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए मतलब इस पे ये फोर्स लगेगा, 2 से 1 के लिए इस पे ये फोर्स लगेगा, 2 से 1 के लिए क्या लिखेंगे, R1, ठीक है। तो अब हमें जैसे यूनिट वेक्टर लिखना होता है, यूनिट वेक्टर ऐसे ही लिखते हैं हम, यूनिट वेक्टर निकालना होता है R21, तो हमारे पास क्या आएगा, R वेक्टर 21 और मैग्नीट्यूड 21, ये हमारे पास आएगा। इसी प्रकार यूनिट वेक्टर R21, यूनिट वेक्टर R12, तो इस केस में हमारे पास वेक्टर आपका 12 डिवाइड बाय वेक्टर आपका जो है 12 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड आपका रहेगा। तो दोनों के केस में डायरेक्शंस आपकी क्या है, अपोजिट है, दोनों के केस में डायरेक्शन अपोजिट है। तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, सिंपली हम लिख सकते हैं इस चीज को कि ये देखिए, ये हमने क्यों यूज किया और कैसे हम इसको ये डिटरमाइन करने की आवश्यकता होती है। तो सिंपली हमने कॉलम लॉ के तहत हमने डिटरमाइन किया था कि F एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर को लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमारे पास आर कैप लिख देते हैं जनरली। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। एफ की वैल्यू आपको पता है, इस एफ की वैल्यू के Q1 Q2 R स्क्वायर, ये डायरेक्शन है। किस केस में, अगर यहाँ पे 1 2 लिखे तो 1 2 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 क्या आएगा, ये डायरेक्शन आएगी, ये डायरेक्शन आएगी। तो आपका वेक्टर क्या लिखेंगे, वेक्टर हमारे पास 1 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 2, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 2 लिखा, हमने 1 2 ये लिख दिया, ठीक है, 2 1 ये लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस यूनिट वेक्टर की जगह ये हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे, ये यूनिट वेक्टर आया, फोर्स ये हो गया,
फोर्स टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू, टू के कारण पहले, टू पे पहले के कारण, तो इस तरह से रहेगा डायरेक्शन, टू पे पहले के कारण, तो डायरेक्शन ये रही, डायरेक्शन ये रहेगी, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यानी जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा टू वन, टू वन का मतलब क्या है कि वन से टू की तरफ लीड करें, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो को आपको पॉज करना होगा, पॉज करके इसको दोबारा से एक तरह से आप देख सकते हैं। सारा का सारा इसमें मैंने अच्छे से राइट डाउन किया हुआ है, जो इसमें राइट डाउन किया है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बार बार देखिए और उससे विजुअलाइज कीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एब्रिविएशन कुछ बुक में डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि वेक्टर R21 का मतलब हमारे पास जो है कि इसमें रहता है कि 1 से 2 की तरफ रीड करें, कुछ बुक में 2 से 1 लिखा होगा, तो ये अजम्पशन है, तो ये अजम्पशन आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली फोर्स निकालना था, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड कॉलम्स लॉ के तहत इस वैल्यू के तहत आ गया हमारे पास, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे, 2 to 1 है, 2 पे 1 के कारण ये डायरेक्शन रहेगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा आपका जो है, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यूनिट वेक्टर r कैप 21, r कैप 21, r कैप 21 की वैल्यू यहाँ पे वेक्टर 21 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड 21 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार f12 पुट करेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों केस में हमारे पास क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये, और अगर हम कैलकुलेट करें f12, ठीक है, तो दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस यहाँ पे वैल्यू आएगी जो है वो r कैप 12 आ जाएगा 21 की जगह, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहेगा, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, तो मैग्नीट्यूड मतलब Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही Q2 Q1 पे फोर्स लगा है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में जो रिजल्ट है कि वेक्टर R1, वेक्टर R1 जो हमारे पास है वो माइनस ऑफ वेक्टर R21 के रहेगा, ठीक है, माइनस ऑफ वेक्टर R21 के रहेगा, तो 12 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, 12 की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ, माइनस इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली था कॉलम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। तो इसको थोड़ा पॉज करके आप अच्छे से विजुअलाइज कर लें, और जो ये अजम्पशन है जैसे कि वेक्टर 2 1 2 2 इसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी आई है तो डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शंस दोनों के बीच में जो फोर्स की रहेगी, दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रही है, जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसी में लाइक रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जो फोर्स लगेगा वो सेम लाइन पे लगेगा। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो हम बात करते हैं कि कॉलम्स लॉ और न्यूटन लॉ में क्या फर्क है। न्यूटन लॉ मतलब जो ग्रेविटेशन का न्यूटन लॉ है, तो न्यूटन लॉ जो ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ है उसमें भी हमारे पास जो एफ जो था यानी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट था, और हमारे पास जो कॉलम लॉ है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो भी हमारे पास क्या लगेगा, इनवर्सली आपका स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यानी हमारे पास ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स था, और अगर मैं बात करूं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो ये रहेगा। तो ये हम दोनों में हमारे पास सिमिलरिटी है, और बट वो अट्रैक्टिव था न्यूटन्स लॉ ग्रेविटी का, और कॉलम्स लॉ में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही केस पॉसिबल है। कॉलम्स लॉ में दोनों ही केस पॉसिबल है, इट मे बी अट्रैक्टिव इट मे बी रिपल्सिव। तो थर्ड वन पॉइंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इस आप इसको देखें, जैसे इसमें एग्जांपल में अर्थ और सन का ले रखा है, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दो चार्ज पार्टिकल लिए Q1 एंड Q2, दो चार्ज पार्टिकल लिए हमने Q1 एंड Q2 एंड उनको 0.3 मीटर अपार्ट कुछ दूरी पे हमने इसको प्लेस कर दिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है इनके बीच में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास इसमें जो वैल्यू आएगी इसको देख लेते हैं क्या वैल्यू रहेगी, देखते हैं। तो जैसे कि K की वैल्यू आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, Q1 ये है Q2 ये है, Q1 Q2 की वैल्यू, ठीक है, ये लिखा हुआ हमारे पास
इनके बीच में जो जो हमारे पास Q1 की वैल्यू -8 कूलम है और Q2 की वैल्यू +3 कूलम है, तो हमने Q1 की वैल्यू प्लेस कर दी, Q2 की वैल्यू प्लेस कर दी। R 0.3 आपका जो मीटर है दोनों के बीच में, तो फॉर्मूला पुट किया के Q1 Q2, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये माइनस था, इस वजह से ये क्या आएगा -2.4 न्यूटन। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये चार्ज क्या रहेगा, ये फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, और ये मैग्नीट्यूड रहेगा। तो इस तरह के सिमिलर एग्जांपल्स आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स था, तो इसी टाइप के आप क्वेश्चंस जो हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन ए कॉलम्स लॉ। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में था, आपके मल्टीपल चार्ज पार्टिकल के बीच में भी हो सकता है। तो मल्टीपल चार्ज पार्टिकल डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज बिखरा हुआ है, सिंगल चार्ज नहीं है भाई। ठीक है, अभी तक तो हमने Q1 और Q2 ले लिया, ठीक है, सिंगल चार्ज नहीं है। यानी एग्जाम हम बात करें कि एक लीनियरली एक लाइन में चार्ज का वितरण है, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मान लीजिए टोटल लेंथ ये L है, टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ L है। ठीक है, L लेंथ में हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q। अगर हमने ये L लेंथ की बजाय थोड़ी सी लेंथ ले ली डेल्टा L, और हमारे पास डेल्टा L के अंदर चार्ज कितना होगा, वो आपका डेल्टा Q होगा। तो बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास आ जाता है डेल्टा, ठीक है, सॉरी लैम्डा, ठीक है, लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका हमें निकालना केवल इतनी लेंथ का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो एक समान वितरण रहेगा। चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर में कितना आ रहा है, तो वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि एक तरह से हम बात करें कि कोई भी एक चीज, मतलब जो हम बात करते हैं, कोई थिंग्स है, कोई फ्रूट है, कुछ भी ले लेते हैं, वो 10 किलोग्राम 500 रुपीज की परचेज की है। ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता कि 500 के परचेज करने हैं या 10 किलोग्राम परचेज करने हैं। हमें जो हमारे पास जो शेयर होता है वो हमें ये बताता कि पर केजी का रेट। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है। ठीक है, तो हमारे पास हम लिखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटी टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। अगर हम थोड़ा सा लेंथ ले रहे हैं तो थोड़ा सा चार्ज होगा। ठीक है, तो टोटल आपकी चार्ज मिल जाए डेल्टा Q हो जाएगा, और आपका डेल्टा ये जो है डेल्टा L यहाँ पे डिवाइड में आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये लैम्डा हम लिख सकते हैं, तो ऐसा हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अजम्पशन थी। टोटल लेंथ L हमने अज्यूम कर ली है। ठीक है, L लेंथ अज्यूम करेंगे तो टोटल चार्ज Q है, तो आपका लैम्डा Q बाय L आएगा। ठीक है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ठीक, इसी प्रकार हम बात करें कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सीट में वितरण है। एक वो एक लाइन में वितरण था, यहाँ पे ये एक जो सीट का मतलब एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस सरफेस के पास टोटल चार्ज कितना है, Q है, टोटल चार्ज कितना है, Q है, और उसमें से भी छोटा सा सरफेस ले लेते हैं, छोटा सा एरिया ले लेते हैं, और वो एरिया कितना है हमारे पास, डेल्टा ए है। डेल्टा ए में कितना चार्ज होगा, थोड़ा सा चार्ज होगा हमारे पास डेल्टा Q। तो ये सरफेस का वितरण है, तो सीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इसको सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। सिग्मा से डिनोट करते हैं तो हमारे पास टोटल चार्ज मतलब तो थोड़ा सा चार्ज डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा A। इसको दूसरे एग्जांपल से हम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज हमारे पास था Q इज इक्वल टू हमारे पास 100 कूलम, टोटल चार्ज था 100 कूलम्स,
और ये इसका जो एरिया था, जो सरफेस एरिया मान लीजिए कि वो था हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर। तो हमें तो ये निकालना है कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो सूत्र के अनुसार हम क्या लिखेंगे, सूत्र के अनुसार हमारे पास सिग्मा टोटल चार्ज 100 डिवाइड बाय एरिया इज आपका 20, तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज आ गया, 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली तो आपका जो सीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो पर्पज है वो हमारा यही है कि पर यूनिट एरिया कितना चार्ज आता है, दैट्स इज सिग्मा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा पर्पज है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज आता है, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज आता है, ठीक है। तो जैसे कि टोटल चार्ज 100 कूलम था, लेंथ 20 मीटर थी सिर्फ, तो 1 मीटर में 5 कूलम चार्ज आएगा। एरिया की बात हो रही है तो 5 कूलम पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं भाई, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट में जनरली होता ही ऐसा, ठीक है। पूरा एक वॉल्यूम है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मार्कर है तो इसमें इसका वॉल्यूम रहेगा, तो वॉल्यूम के रूप में इसके चार्ज बिखरा हुआ है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, तो इस तरह से चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है। तो उस थोड़े से वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट्स इज द डेल्टा वी। और टोटल चार्ज उस थोड़े से वॉल्यूम में जो स्पेसिफिक एरिया है, ये एरिया मान लीजिए, ये एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इसके अंदर टोटल वॉल्यूम इसका डेल्टा वी है, टोटल इसके अंदर चार्ज है डेल्टा क्यू। तो पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज दैट्स इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दैट्स इज नोन एज आपका रो।